कभी बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ तो नहीं आया है। मेरी मम्मी ने खुद मास्टर्स तक पढ़ाई करी है। बस आप हमें बताइए भी नहीं, हमें बस आप करने दीजिए। प्राइस राइज इन्फ्लेशन नहीं होता है। अगर एक समय यूजीसी का जर्नल था उसमें पब्लिश किया गया, आपने संपादन किया है, वो क्या है, वो कौन सा? उसका नाम है रिसर्च कन्विक्शन। एक तरीके से एक बुक में पब्लिश करने के लिए होता है, तो उसमें एडिटर का रोल प्ले किया था। अच्छा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इकोनॉमिक सेक्शन होता है, बिल्कुल, उसमें जाना चाहूँगी। नहीं तो इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, मतलब जो ताज पहनता है उसको बियर भी कहते हैं, मतलब उसको उसके कांटों के बारे में भी पता होता है। कविता भी आप लिखते हैं? हाँ, थोड़ी बहुत एक दो लिखी हैं। तो ना जाने वो रातों में कैसे सो जाते जो माँ बाप को गलत कह जाते हैं। अपनी जवानी के तैश में उनके बुढ़ापे में दर्द ना दें। आखिर आंखें भी कमज़ोर हुई जिसकी पालन में हुई हैं आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इस समय हमारे साथ जो बच्ची बैठी हुई है, इनका नाम पल्लवी गुप्ता है। आप इस उम्र में ही पढ़ाई के दौरान तमाम सारे ऐसे कार्य किए हैं जो आपकी उम्र के बच्चियों के लिए मुश्किल है। असंभव तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुश्किल है। आपने क्या क्या किया, इसके बारे में आप ही से हम जानेंगे। जैसे ये माना जाता है कि जिस परिवार में अच्छे मूल्य हों, अच्छे आदर्श हों, उस परिवार में अच्छे संस्कार मिलते हैं बच्चों को, तो उसका जीता जागता उदाहरण पल्लवी गुप्ता है। तो पल्लवी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जो उम्र है, अपनी उम्र से अधिक उम्र का काम आपने किया है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है, नाम तो आपका पल्लवी गुप्ता है, सही मैंने बताया है? आपके पिताजी का क्या नाम है? विजय कुमार गुप्ता। विजय कुमार गुप्ता। आपकी माताजी का नाम क्या है? वंदना गुप्ता। वंदना गुप्ता। अच्छा, ये बताइए कि जो आपका जन्म स्थान है, जो मूल जन्म स्थान, वो कहाँ है? गोरखपुर से ही। अच्छा, गोरखपुर में पैदा हुई हैं आप? हाँ सर। अच्छा, तो आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो कहाँ से हुई है? कार्मल स्कूल से। कार्मल स्कूल, गोरखपुर। अच्छा। तो कार्मल में आप कक्षा 1 से मतलब LKG से पूरा 12th तक? पूरा 12th तक। अच्छा, और 12th के बाद की जो पढ़ाई है वो कहाँ से हुई? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने क्या किया? मैंने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स किया है। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। अच्छा, दिल्ली विश्वविद्यालय से किस सन में आपने किया ग्रेजुएशन? 2017 से 2020 बैच। अच्छा, 2017 से 2020 तक। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट थे? इकोनॉमिक्स था, स्टैटिस्टिक्स था। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, और लैंग्वेज पेपर थे हमारे, इंग्लिश हिंदी ऑल्टरनेटिव सेमेस्टर। ठीक, बहुत अच्छी बात है। कम से कम उसके बाद आपने मास्टर ग्रेजुएशन कहाँ से किया? गोरखपुर यूनिवर्सिटी। गोरखपुर विश्वविद्यालय से। सब्जेक्ट क्या था? मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स ही था। चलिए, तो अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि आप कितनी बहनें हैं? भाई और बहन कितने हैं आप बताएं? सिर्फ 2 बहनें हैं हम, मैं और मेरी बड़ी बहन। अच्छा, 2 बहनें हैं। बड़ी बहन आपकी क्या करती है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आपको भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है क्या? नहीं। अच्छा, मतलब इकोनॉमिक्स आपका प्रिय सब्जेक्ट है? हाँ। अच्छा। तो जैसे आपके पिताजी करते क्या हैं? वो लेक्चरर हैं। अच्छा, और आपकी माताजी हाउसवाइफ है? हाउस मेकर है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई तो उन्होंने भी किया होगा ना, बढ़िया। तो माताजी का, जैसे एक परिवार को बनाने में ये माना जाता है कि अगर माँ पढ़ी लिखी हो तो वो परिवार में बच्चों को बेहतर तरीके से उनका पालन पोषण कर सकती है जी। तो आपके परिवार में ये चीज़ें कहाँ तक जो है व्यवहारिक रूप में हो पाई हैं, क्या कहेंगे आप? मेरी मम्मी ने खुद मास्टर्स तक पढ़ाई करी है और उनको पता है क्या इम्पोर्टेंस है कि एक लड़की अगर पढ़ती है आगे तो वो कैसे और लोगों को मोटिवेट कर सकती है। मैंने मतलब पढ़ी लिखी गृहिणी हैं आपकी मम्मी। हाँ। क्या नाम है आपकी मम्मी का? वंदना गुप्ता। अच्छा। तो उनका मोटिवेशन रहा है आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में आपकी मम्मी पापा का योगदान रहा है? बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान मम्मी देती थी कि पापा देते थे? दोनों ने हमेशा से दिया है। अच्छा, दोनों ने दिया है।
एक अच्छे परिवार में अगर माता पिता पढ़े लिखे हैं तो ये मान लिया जाता है कि बच्चे जो है उनके गाइडेंस में जो है अच्छा मतलब अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। जैसे हमने कहा कि जैसे मानव मूल्य हैं, मानव मूल्य, जैसे आप इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हैं तो वहाँ तो मूल्य का मतलब होता है दाम, ठीक है ना, किसी वस्तु का मूल्य जो है। लेकिन जीवन मूल्यों की अगर जब बात होती है, जीवन वैल्यू, जब वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो वैल्यू हमारे जीवन को, हमारे जीवन में गुणात्मक वृद्धि करते हैं। श्रेष्ठतम आचरण को हम आत्मसात करते हैं। जो अच्छे वैल्यू हैं उससे हमारा जीवन संवरता है, हमारा चारित्रिक उत्थान होता है। तो आपको जो परिवार में जो संस्कार मिला, उस परिवार को आपने कितना, उसका असर आप जो है जब आप दिल्ली गई होंगी, जब घर से दूर आप दिल्ली पढ़ने गई होंगी, तो जो आपके पारिवारिक संस्कार हैं वो कितने काम आए थे, क्या बताएंगे कुछ? अक्सर ये होता है कि 12th क्लास के बाद कोई बच्चा अगर बाहर जाता है तो वो यही सोचता है कि अब दिल्ली जाने को मिल गया तो घूमेंगे फिरेंगे, पर मेरे लिए हमेशा से यही था कि हमको अपॉर्चुनिटी दी गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने की। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि अगर यहाँ पढ़ने आए तो सबसे पहला मोटिव पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए। और जो हम गेन करें नॉलेज, डिबेट्स में पार्ट लें, लेक्चर्स में पार्ट लें, वो आगे बहुत हेल्प करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो वैल्यू है, यही वैल्यू है। जैसे आपके परिवार में जो संस्कार मिला, वो संस्कार मिला कि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो वहाँ मौज मस्ती नहीं करना है, क्योंकि वहाँ परिवार का कोई सदस्य नहीं है। तो आपके जो संस्कार हैं वो आज साथ में हैं। तो जो आपने कहा कि वहाँ जाकर के हमें पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, हमारा जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए हम गए हैं, वही उद्देश्य होना चाहिए ना। तो ये कुल मिलाकर के आपके जो पारिवारिक संस्कार हैं, इनका बड़ा असर पड़ता है। जब हम बाहर जाते हैं तो ये हमारे जो संस्कार हैं ये हमें रेगुलेट करते हैं, ये हमें डिसिप्लिन्ड वे में रखते हैं, तो इसका बड़ा असर होता है ना। चूँकि आप एक महिला हैं तो महिलाएं जब समाज से, जब घर से बाहर जाती हैं, तमाम सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो परिवार के संस्कार हैं वो काम आते हैं। तो आप दिल्ली में 2017 से 2020 तक आपने पढ़ाई किया, तो दिल्ली विश्वविद्यालय का माहौल तो इसे भी माना जाता है बहुत बढ़िया होता है, देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटियों में दिल्ली विश्वविद्यालय है, सबका सपना होता है। तो कैसे आपका प्रवेश हुआ था दिल्ली विश्वविद्यालय में? बस कट ऑफ आया था, मैच किया, फिर एडमिशन ले लिया। अच्छा, मतलब प्रोसीजर। कितना परसेंट जो है आया था, कितने परसेंट पे एडमिशन हुआ था? 90% पे। 90%। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कट ऑफ होता है वो पता चला 100 से चलते चलते 93 और 95 पर कभी कभी क्लोज हो जाता है, जो है बड़ा अपना जो है दिल्ली अच्छा, दिल्ली विश्वविद्यालय में कितना आपको, जैसे गोरखपुर के माहौल में जब आप यहाँ से गई होंगी, कार्मल से निकल के और दिल्ली विश्वविद्यालय में गई होंगी, तो वहाँ का जो माहौल है वो कितना बेहतर आपको लगा, क्या बताएंगी? वहाँ किस तरह से अपने आप को मुखरता के साथ आपने जो है अपने व्यक्तित्व को, जो आपकी पर्सनालिटी है, उसको आपने इंक्रीज किया या विस्तृत किया, क्या कहेंगे आप? पर्सनली बोलना चाहेंगे कि बिफोर 12th क्लास मतलब बहुत ज़्यादा शाय थे, उतना मतलब बोल्डनेस नहीं थी। लेकिन जब वहाँ गए, वहाँ के डिबेट में पार्टिसिपेट किया, वहाँ के लोगों से मिले, फैकल्टी से मिले, तो बोल्डनेस बहुत ज़्यादा आ गई। तब थॉट की क्लैरिटी आ गई, वर्ड्स की क्लैरिटी आ गई, कैसे अपनी चीज़ों को रखना है, कैसे बात करना है, वो सारी चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। बिल्कुल। तो दिल्ली जैसा बड़ा शहर, देश की राजधानी, वहाँ बाहर भी एक अच्छा माहौल, और DU में स्वयं अपने आप में एक अच्छा माहौल। तो कुल मिलाकर के जो व्यक्तित्व का विकास होता है, जब घर से बाहर व्यक्ति निकलता है तो तमाम सारी चीज़ें उसके सामने देखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं। तो जैसे एक धारणा काम करती है, महिला है, घर में जाएगी, शादी होगा, चूल्हा चौका अपना देखेगी, खाना बनाएगी, तो ये जो धारणा है, ये किस तरह से अब ये धारणा निर्मूल साबित होती जा रही है? किस तरह से इससे लोग अब बच रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अभी खुद देख सकते, जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ, उसके डायरेक्टर कोई फीमेल ही थी, महिला थी। बिल्कुल। तो क्या ही बोला, जब मतलब वो स्पेस में
रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, चांद पे भेजा जा रहा है, और फिर भी अगर ये लोग यही सोच रहे हैं कि उनका कोई मतलब बेसिक मतलब आप घर पे रखे, उनका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों के लिए यही बोला जाएगा कि आप लाइव एग्जांपल्स देखें कि लड़कियां सच्ची क्या कर रही हैं आजकल, कर रही हैं। वो जो धारणा थी अब वो धारणा गलत साबित हो रही है। आप जैसे लोग जो है उसको जो है ये साबित कर रहे हैं कि नहीं, लड़कियां जो है घर से बाहर जा कर के अच्छी शिक्षा ले सकती हैं, अच्छा कार्य कर सकती हैं, अच्छे माहौल में रह सकती हैं, देश के जो राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं या कर रही हैं। हमें कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं, हमें बस आप हमें बताइए भी नहीं, हमें बस आप करने दीजिए, हम अपने आप साबित हो जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स में चूँकि मास्टर डिग्री है आपके पास, तो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बताइए आप हमें कि अर्थशास्त्र को किस तरह से अर्थशास्त्र इस देश के जन जन के लिए उपयोगी है। हर जगह अर्थ है प्रयोग होता है, तो अर्थ का जीवन में कितना महत्व है, क्या बताएंगे आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए। अर्थ का मतलब इकोनॉमिक्स का जीवन में महत्व यही है कि पूरी जीवन हमारी उसी पे है, टिकी हुई है। वो नहीं रहेगा तो एक ह्यूमन का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, जब से वो पैदा होता है और जब से उसकी लाइफ एंड हो जाती है, पूरा उसकी जो जर्नी होती है वो अर्थ पे ही डिपेंडेंट है। धन की व्यवस्था जो है, जैसे शास्त्रों में है ना कि जैसे जो आया है कि जो 6 सुख की बात कही गई है महाभारत के उद्योग पर्व में कि अर्थागमो नित्यम निरोगिता प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वसस्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या खड़जीव लोकस्य सुखानि राजन। महाभारत के उद्योग पर्व में जब सुख की परिभाषा पूछी गई थी तो विदुर जी ने ये बताया था कि अर्थागमो यानी जीवन में अर्थ का आगमन होना ही चाहिए। अगर अर्थ का आगमन नहीं है जीवन में तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आपने जैसे अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे प्रचलित शब्द हैं जो आम जीवन से जुड़े होते हैं, क्या हैं ये ज़रा हमको बताइए एक एक करके। जो है इन्फ्लेशन की बात ये करें, इसको बहुत आम भाषा में महंगाई कहा जाता है। असली में क्या है वो किसी को पता नहीं होता है। हाँ, तो जब तक वो उसमें असली गहन ना करें, मतलब उसकी नॉलेज उसको ना हो। आज ये सुनने में आ रहा है कि टमाटर के दाम इतने बढ़ चुके हैं, पर हम ये इकोनॉमिक्स के मतलब स्टूडेंट होकर ये बोलना चाहेंगे कि ये इसको इन्फ्लेशन नहीं कहा जाएगा। ये इन्फ्लेशन प्राइस राइज इन्फ्लेशन नहीं होता है। अगर एक समय के लिए कोई प्राइस राइज कर गया किसी भी कमोडिटी का बोलेंगे तो वो इन्फ्लेशन नहीं होता है। अच्छा। महंगाई लोग हमेशा गलत इंटरप्रेट कर देते हैं कि हाँ सबका सामान बढ़ गया मतलब महंगाई आ गया, ऐसा नहीं होता है। एक लंबे समय तक किसी चीज़ का अगर रेट नॉमिनल रेट से बढ़ रहा हो तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं फिर। अच्छा, और ये जो है अचानक अगर कोई उतार चढ़ाव आता है अभी लोग होल्ड कर लेते हैं सामान को ताकि उसका डिमांड मार्केट में क्रिएट हो जाए, फिर जब ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो जाएगा तो हाई प्राइस पे उसको बेच देंगे, तो अपना प्रॉफिट के लिए वो ऐसा करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए जो बजट पास होता है, भारत सरकार जो है संसद में हर साल बजट पास होता है, क्यों जो है भारत सरकार हर साल बजट पेश करती है, क्या वो दिखाती है आम जनमानस को? बजट की बात अगर करें तो वो एक घर से शुरुआत हो जाती है। अगर हम एक घर में भी कुछ लोग रह रहे हैं तो वो लोग एक बजट तैयार करते हैं कि हाँ हमको कहाँ से इनकम मिल रही है, कैसे क्या क्या मेरे सोर्सेज हैं, और फिर जितने भी सोर्सेज हैं उसका एक जगह हम लिखा जोखा करते, फिर हमको क्या इस साल खर्चे करने हैं। अगर हर दिन का भी हम ये सब नोट करते कि हाँ कहाँ से हमको क्या क्या मिला, कैसे मेरे इनकम मिले, और फिर क्या क्या खर्चे करते हैं। जब हम पूरी इकनॉमी की ये बात कर रहे हैं और हमारी गार्जियन हमारी गवर्नमेंट है ही, तो उसे घर के गार्जियन हमारा बजट बनाते हैं। वही जो घर का खर्चा है वही पूरे देश का खर्चा है, उसका बजट बनाना गार्जियन गवर्नमेंट किस तरह से हमारे पास पैसा आता है, किस तरह हम उसको खर्च करते हैं, आगे क्या प्लानिंग है, यही है ना। और अपने पास एक्सपीरियंस सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है, व्यवहारिक तरीके से आपने इसको बताया है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है आपके बारे में मैं पढ़ रहा था तो आपने कुछ पत्रिकाओं का कुछ किताबों का आपने संपादन किया है। ये कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन से जनरल हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। एक मतलब इन्फ्लेशन टॉपिक ही चूज़ किया था मैंने अपने जर्नल के लिए, क्योंकि वो एक बहुत ही मतलब हर ज़बान पे बोली जाने वाली महंगाई टर्म होती है, तो उसी पे सोचा था एक टॉपिक लिखे, मतलब इन्फ्लेशन पे एक आर्टिकल लिखा जाए। तो वही मेरा फिर वो उसी के लिए एक जर्नल में UGC का जर्नल था, उसमें पब्लिश किया गया था। अच्छा, वो पब्लिश किया गया था जी। और उसका संपादन भी आपने किया था, जो एडिटिंग जो है
उसका बस अपने आर्टिकल को सेंड करना था, फिर आर्टिकल हमारा सेलेक्ट हुआ अच्छा, था। आपने आर्टिकल को बढ़िया से लिख करके उसको आपने सेंड कर दिया और वो आर्टिकल प्रकाशित हुआ। हाँ, जर्नल। अच्छा, आपने जो जिन किताबों का संपादन, एक किताब कोई जिसका आपने संपादन किया है, वो क्या है, वो कौन सी? उसका नाम है रिसर्च कॉन्विक्शन। अच्छा। और वो मतलब बेसिकली हमारे रिसर्चर्स के लिए होता है जो अपने अपने आर्टिकल्स मतलब वो करते हैं, एक तरीके से एक बुक में पब्लिश करने के लिए होता है, तो उसमें एडिटर का रोल प्ले किया था। अच्छा। एक तरीके से सिलेक्शन करना था और फिर कितना क्या लिमिट होना चाहिए उस सब की, एडिटिंग वगैरह किस तरीके से उसको अकॉर्डिंगली रखना है, क्या पैटर्न होना चाहिए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा था। तो आपने उसको कैसे किया था, उसका संपादन? वो जो बुक थी, आप यहीं घर से ऑनलाइन सारी व्यवस्था थी या आपको कहीं जाना पड़ता था? जो है ऑनलाइन ही की गई थी, सारे हमें आर्टिकल सेंड कर दिए जाते थे, हमने फिर ऑनलाइन उसके एडिटिंग। तो आपने कुशलतापूर्वक उसको आपने संपन्न किया था जी। तो जब वो पब्लिश हुआ तो फिर आपको बधाइयाँ मिली? हाँ, बधाइयाँ मिली। जिस संस्था ने आपको दायित्व दिया था वो थैंक्स वहाँ से आया? हाँ, ये हमारी PhD की स्कॉलर्स की ग्रुप पे, डायनामिक प्रोफेसर्स की। अच्छा। तो उसके हेड है राहुल मिश्रा सर। अच्छा। तो उनके ही अंडर हमने पूरा उनके गाइडेंस में पूरी चीज़ें की थी। अच्छा। एडिटिंग वगैरह की। आगे क्या करने का विचार है? जैसे आपने PhD की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए डॉक्टरेट डिग्री आपको मिल जाती है, तो डॉक्टरेट के बाद फिर एजुकेशन लाइन में आप जाएंगे या फिर और क्या प्लानिंग है आपका? मेरा मेन मोटिव है कि कहीं भी जाएंगे अपने इकोनॉमिक्स को एक्सप्लोर करना है और इकोनॉमिक पॉलिसी में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इकोनॉमिक सेक्शन होता है, बिल्कुल उसमें जाना चाहूँगी, नहीं तो इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। अच्छा। उसमें नहीं तो फिर प्रोफेसर, यानी UPSC इच्छा है। इकोनॉमिक्स नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप जो है संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आप जो है बेहतर कार्य करना चाहते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है कि कम से कम भारत में अपने देश के आर्थिक उन्नति में जो है आपका योगदान होगा और आप अपने घर से निकल के अपने मम्मी पापा का नाम करेंगी, अपने ज़िले का नाम रोशन करेंगी, हैं, अपने रिश्तेदारों मित्रों का नाम आगे बढ़ाएंगी। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक़ हैं, ज़रा बताइए। एक तो मेरा ये क्रिएटिव राइटिंग का ही शौक़ है, मतलब कोटेशंस लिखना, मोटिवेशनल स्पेशली, और थोड़े बहुत पोएम्स भी लिखे हैं, और थोड़ा डांस, थोड़ा क्लासिकल भी अच्छा लगता है, नहीं तो फिर वो कंटेम्प्रेरी डांस। अच्छा। और मतलब मोस्टली इस तरीके के अपने बारे में बताए कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना पसंद है, तो एक क्रिएटिव राइटिंग एक बहुत अच्छा एक तरीका लगता है कि हाँ, बहुत समय से तो अभी आर्टिकल पे ही वर्क कर रहे थे, पर अभी कुछ कोटेशंस लिखा भी है। जैसे एक ये कोटेशंस था, वन हु वेयर्स द क्राउन बेयर्स द क्राउन। अच्छा। मतलब जो ताज पहनता है उसको बियर भी कहते हैं, मतलब उसको उसके कांटों के बारे में भी पता होता है। और किसी को नहीं पता, जो पहना नहीं उसको वो बियर नहीं कर रहा है। वो बहुत अच्छी जो है सोच है ये कि जीवन की हर उपलब्धियाँ उसके पीछे अथक परिश्रम छिपा होता है। जैसे आज आप यहाँ पहुँची हैं, आज आप जो काम कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत कठिन परिश्रम छिपा हुआ है। इसलिए कहा गया है ना कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। यह है ना। तो बाकी कविता भी आप लिखते हैं? हाँ, थोड़ी बहुत एक दो लिखी हैं। तो कविता कौन सी कविता आपने लिखा है, ज़रा बताइए। पहले की लिखी थी, एक माँ बाप पे लिखी थी। अच्छा, माँ बाप पे, बताइए। ऐसे ही लिखा था, मतलब माँ बाप पे कि वो जो हमारे लिए स्ट्रगल्स करते हैं, जो हमारे लिए वो जो हमें देने के लिए अपना खो देते हैं, उसी पे पूरी कविता लिखी थी। ये लिखा था, ना जाने वो रातों में कैसे सो जाते जो माँ बाप को गलत कह जाते, दिल काँप उठता है उनका, सर नीचे किया है जिनका, रात की नींद ख़त्म कर दिया चिंता में जिसने सारा पल बिता दिया, अपनी जवानी के तैश में उनके बुढ़ापे में दर्द ना दें, आखिर आंखें भी कमज़ोर हुई जिसकी पालन में हुई हैं आपकी। वाह वाह वाह। एक फिल्म आई थी, एक फूल दो माली, उसमें एक गाना है ना कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो उसमें एक लाइन है कि आज उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊँ, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ। तो ये जो गाने हैं ना, ये बहुत शक्ति प्रदान करते हैं।
से व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और कोई अच्छी कोई कविता जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, कोई कविता याद है आपको? एक और लिखा था सीख लो पे। अच्छा, ये आपने लिखा था, क्या है बताइए? बहुत अच्छी चीज़। नाराज़ रहना गलत नहीं, पर माफ़ करना सीख लो। कब कौन रहे कौन नहीं, सबसे प्यार से बात करना सीख लो। दिल में दोनों के मलाल ना रहे, अपनी बात कहना सीख लो। वाह। एक दूसरे को उसका अपना समय देना गलत नहीं, पर सही समय पर साथ देना सीख लो। माँ बाप के विरुद्ध जाना गलत नहीं, पर बात सही से कहना सीख लो। किसी की उम्मीदों को ना पूरा कर पाना गलत नहीं, पर बात बताना सीख लो। बात बताना सीख लो, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब और हर चीज़ को प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। और कोई भी चीज़ अगर तहजीब से कही जाए, एक अनुशासित व्यवस्था में अगर कही जाए, तो वो चीज़ें जो है बुरी नहीं होती हैं। लेकिन कोई बहुत अच्छी चीज़ ही अगर गलत तरीके से कह दी जाए तो वो चोट पहुंचाते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे बच्चे, तमाम सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तो ये जो उनकी बात ये कहना कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, कहाँ तक उचित है? क्या अगर रियलिस्टिक बात बोले तो वो आपकी लाइफ में कितना मैटर करता है वो बात। अगर वो आपकी लाइफ बदल सकते हैं तो पूरा ट्राई करिए आप, पूरा ट्राई करिए। तो कभी कभी कुछ चीज़ें रेलेवेंट होती है, कुछ चीज़ें रेलेवेंट नहीं होती। जो रेलेवेंट नहीं है तो आप ठीक है, लेकिन जो रेलेवेंट है आपकी लाइफ बदल सकती है, करियर ओरिएंटेड है, तो कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए तो पूरा लगिए, उसको करके रहिए, बिल्कुल, जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। अब आपके ऊपर आपने जो अभी जो कविता आप सुनाई हैं, ये कहा जाता है कि संतान सुख मिले किसी को तो ये उसे भाग्यशाली कहते हैं, लेकिन संतान से सुख मिले तो ये सौभाग्यशाली का सूचक होता है। यानी हमारे पास संतान है, 2 बच्चियां हो गई, तो ये मेरा भाग्य है, मैं भाग्यशाली पुरुष हूँ। लेकिन उन बच्चियों के श्रेष्ठ कार्यों से अगर हमें सुख मिले तो मैं और अति सौभाग्यशाली हूँ ना। तो संतान सुख जो होता है वो भाग्यशाली बनाता है, और संतान से मिला हुआ सुख हमें सौभाग्यशाली बना देता है। सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चलाए, उन कार्यक्रमों का कितना असर महिला उत्थान पर पड़ा, क्या बताएंगे? जैसे बहुत सारे स्कीम्स निकाली है गवर्नमेंट ने भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ ठीक है सरकार स्कीम कर रही है, लेकिन अगर हम सरकार अच्छा कर रही है, हमारे लिए समझ में आ रहा है कि वो चाहती बेटी पढ़े, लेकिन सरकार को जो मेन रीज़न है क्यों हमें वो कभी बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ तो नहीं आया है। हाँ, बेटी पढ़ाओ आया। तो मतलब आपको सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो अगर योजना ला रही है तो वो रूट कॉज पे बात करे ना, कि ये योजना लाने की ज़रूरत ही क्या थी। मतलब बेटी कमज़ोर नहीं है। हाँ, हमें मत पढ़ाओ, बस सबको पढ़ाओ भाई, हमें अवसर दो, उन्हें भी पढ़ने तो कोई दिक्कत नहीं, हमें अवसर दो। हाँ। मतलब बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ की बात नहीं करती है सरकार। हाँ। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन ये सरकार इसलिए करती है, इसमें सरकार का दोष नहीं है, इसमें हमारा और आपका दोष है, हमारे परिवार के लोगों का दोष है कि जो बच्चियों को आने ही नहीं देना चाहते। तो हमें वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं, हमें सोसाइटी एम्पावरमेंट की जरूरत है, सोसाइटी एम्पावरमेंट की जरूरत है। तो समाज में वो है लोग जिनके अंदर आज भी वो गंदी धारणा है कि बच्ची पैदा नहीं करेंगे, हम बच्चा पैदा करेंगे, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? मतलब मेंटली रिटार्ड बोलेंगे उनको दिमागी रूप से। मतलब आप पैदा तो करो, जब इतना कुछ लड़कियां कर रही है, आप सब कुछ देख ही रहे हैं, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक इंसान को मार रहे हो जो अपना, आप पहले से सोच लो कुछ नहीं कर पाएगा ये इंसान, आप पहले से सोच लियो कि क्या नाम है वो आपका नाम नहीं रोशन करेगा। अब अगर आप यही सोच के किसी इंसान को मार दे रहे हो, किसी बच्चे को मार दे रहे हो, तो मतलब आपको एक प्रॉफिट चाहिए उससे फ्यूचर में, कि मेरा फ्यूचर में हमको दे नहीं पाएगा तो उसको पहले ही ख़त्म कर दो। आप उसको प्यार दो, आप उसको उसकी इज्जत करो, वो बड़ा होगा, फिर आपको अपने आप वो सब कुछ रिटर्न में ला के देगा। एक अच्छी संतान, मतलब एक अच्छी संतान बच्ची भी हो सकती है। हाँ। और वो साबित करके दुनिया में अब ये सब दिख रहा है। तो अब जो धारणा थी कि असली वारिस मेरा लड़का ही होगा, ये धारणा सही नहीं है। अब वो धारणा पीछे छूट गई, बच्चियां भी उसी तरह से काम कर रही हैं।
अपने माता पिता का उसी तरह से सहयोग कर रही हैं जिस तरह से लड़कों के बारे में कहा जाता था, बल्कि उनसे बेहतर कर रही हैं। जीवन में कर्मों का जो महत्व है वो वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है कि आपके जो कर्म हैं वही आपको श्रेष्ठतम स्थान दिला सकते हैं। और ये जो कविताएं होती हैं, जो साहित्यकारों की जो रचनाएं होती हैं, वो हमें बल प्रदान करते हैं। कविता है ना कि जग में सचर अचर जितने हैं, सारे कर्म निरत हैं। धुन है एक न एक सभी को, सबके अपने व्रत हैं। जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। जैसे आपका नाम पल्लवी है, तो पल्लवी यानी पत्र, पेड़ का जो पत्ता होता है ना, वो पल्लव होता है। तो उस पल्लव को भी साहित्यकारों ने कहा कि देखिए वो भी किस तरह से अपने कर्म में लीन है कि वो आतप को सहता है और उसके बाद फिर छाया प्रदान करता है। ऐसे ही आया है कि रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब हैं लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। तृण का भी जो है एक उद्देश्य है। इसी तरह से उसमें आई अगली लाइन है कि यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है, किंतु स्वात्मबल विज्ञ सत्पुरुष ठीक उलट अटकल से हल करते हैं प्रश्न सहज में अपने मेधा बल से। ये जो आपके अंदर ज्ञान है, किसी भी समस्या का समाधान आपके उस ज्ञान से ही होता है ना। उसी में आगे है कविता की एक लाइन, उसकी ये है कि परम विचित्र यंत्र यह जग है, उसी शक्ति से चलता, मत करना अभिमान मिले जो तुझको कभी सफलता। ईश्वर की जो व्यवस्था है ना, तो इसके लिए साहित्यकारों ने, या कोई भी इस बात को मानता है, लास्ट में कितना भी अचीवमेंट कर ले कोई, कितना भी आगे चला जाए, लेकिन जो ईश्वर की सत्ता है उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो उसी पर लिखा कि परम विचित्र यंत्र है जग है, उसी शक्ति से चलता, मत करना अभिमान मिले जो तुझको कभी सफलता। पैदा कर जिस देश जाति ने तुझको पाला पोसा, किए हुए हैं वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उससे होना उऋण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष सजीवन सारा। यानी जो माता पिता के प्रति जो आपका भाव है, उस भाव को जो आपने व्यक्त किया कि उन जो कुछ भी आज आप हैं उनकी वजह से हैं, तो इसलिए ये दायित्व है आपका कि आप उनके लिए भी उतना ही उपयोगी साबित हों जिस तरह से उन्होंने आपको बनाने में, आपको उपयोगी बनाने में जिस तरह से उन्होंने अपना प्रयास किया। ईश्वर आस्था में कितना विश्वास है आपका? कभी लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लगता है हाँ भगवान है साथ में। वैसे कभी कभी कितनी भी प्रॉब्लम आई है लाइफ में, लेकिन सब पार होती गई हैं। जितनी भी स्ट्रगल आई है, कोई कहीं ना कहीं सब कुछ निपटता गया। तो भगवान ही तो है ना साथ, जो सब कुछ निपटाते जा रहे हैं। फिर हमारा बस काम है कि उस चीज़ को फॉलो करें, उस चीज़ पे लगे रहें, भगवान अपने आप साथ देते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा जो है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमारी शुभकामना है कि आप देश की बहुत बड़ी जो है अर्थशास्त्री बने। और आज मैं आपको उत्साहित करने के लिए मैंने आपसे बातचीत किया, और हम ईश्वर से मंगल कामना करते हैं कि फिर कभी हम लोग जब ऐसे ही बैठेंगे तो मैं यहीं रहूँगा, आप एक देश की बड़ी अर्थशास्त्री बन के हमसे बात करेंगी। उस अवसर की प्रतीक्षा मैं करूँगा, और आपको मंगल कामनाएं भी मैं देता हूँ। आपने बहुत बेबाकी से बात किया और अपनी जो जानकारी है उसको हमारे दर्शकों के समक्ष रखा। आप स्वयं प्रेरित हुई और बच्चियों को प्रेरित आपने किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।